हमारे गांव फैजपुर निनाना के सभी सम्मानित ग्रामवासियों, मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के मेरे साथियों, दोस्तों, किसानों के मसीहा, सादगी और सौहार्द के प्रतीक, गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों और पिछड़ों के हितैषी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के राजनीतिक जीवन के आदर्शों और जीवन मूल्यों को समझने के लिए मैं आपके सामने महाभारत काल का एक दृष्टांत रखना चाहता हूँ। महाभारत काल में युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण पांडवों को लेकर युद्ध के मैदान में जाते हैं, जहां पर अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे गंगा पुत्र, आपने विशाल जीवन जिया, आपके पास कई पीढ़ियों का अनुभव है, कृपया करके युधिष्ठिर को अपने अनुभवों का कुछ ज्ञान दीजिए। तब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं कि कोई भी राजा कभी भी देश से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, देश से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, राज सिंहासन भी नहीं। इसलिए हमेशा हस्तिनापुर की तरफ देखना, उसके सिंहासन की तरफ नहीं, क्योंकि अगर हस्तिनापुर ही न रहा तो वह सिंहासन भी न रहेगा। दोस्तों, चौधरी साहब भी अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे ही उच्च कोटि के आदर्शों और जीवन मूल्यों को अपनाकर चला करते थे। 28 जुलाई 1979 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाहरी समर्थन से चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने, परंतु कुछ समय बाद ही श्रीमती गांधी जी के ऊपर आपातकाल के दौरान के चल रहे केसों को वापस लेने के लिए चौधरी साहब को ब्लैकमेल किया जाने लगा। तब चौधरी साहब ने दो टूक शब्दों में कहा था कि आपातकाल के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक भावनाओं की हत्या करने वाले कृत्यों के समर्थन के बदले यदि मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलती है तो ऐसी कुर्सी को मैं 1000 बार त्यागने के लिए तैयार हूँ। और चौधरी साहब ने उसी दिन तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय नीलम संजीवा रेड्डी जी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया था, क्योंकि उनके लिए सिंहासन महत्वपूर्ण नहीं था, उनके लिए देश महत्वपूर्ण था, देश का लोकतंत्र महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने सिंहासन बचाने के लिए किसी भी शर्त के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। दोस्तों, मेरठ जिले के नूरपुर गांव की जन्मभूमि से लेकर तब के मेरठ और वर्तमान के बागपत जिले के छपरौली क्षेत्र की कर्मभूमि तक और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक की उनकी यात्रा किसी राजनीतिक विरासत की बपोती नहीं थी। उन्होंने जो भी किया, जब भी किया, अपने बलबूते पर किया। आजाद हिंदुस्तान के सबसे कठिन कार्यों में से एक भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का कार्य उनकी बौद्धिक क्षमता और योग्यता तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला मील का पत्थर है। और इतना ही नहीं, चौधरी साहब ने 1937 में लैंड यूटिलाइजेशन बिल, 1938 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट बिल, 1939 में ऋण निर्मोचन विधेयक बिल, 1952 में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार विधेयक, 1953 में जगबंदी कानून,
1954 में भूमि संरक्षण कानून और 1960 में हदबंदी कानून के मसौदे तैयार करके और उन्हें शासन व्यवस्था से पारित कराकर उन्होंने देश के कृषि क्षेत्र में देश के किसानों की जो सेवा की है वह अद्वितीय एवं अविस्मरणीय है। इसको भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, भूमि सुधार से संबंधित उनके मसौदे इतने व्यवहारिक और उत्तम श्रेणी के हुआ करते थे कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अनेक राज्य अपने यहाँ के मसौदे चौधरी साहब से बनवाया करते थे। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे इस देश में नहरों की पटरी पर चलने पर भी ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर टैक्स लगाया जाता था। उस टैक्स का उन्मूलन भी चौधरी साहब ने ही किया था। चौधरी साहब 1967 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योगों को एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि को अपनी प्राथमिकता में रखा ताकि देश के किसान को प्राथमिकता में रखा जा सके। उन्होंने 6.5 एकड़ तक की जमीन पर आधा लगान माफ कर दिया था और किसानों के लिए जोतबही की व्यवस्था भी उन्होंने ही शुरू की थी। उन्होंने भूमि भवन पर टैक्स और खेतों में पड़ने वाले खाद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया था। दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी के बाद भी देश की अधिकतर कृषि भूमि पर कुछ बड़े बड़े जमींदारों का कब्जा हुआ करता था और देश की ग्रामीण क्षेत्र की सारी जनता उन जमींदारों के यहाँ मजदूरी करने के लिए मजबूर हुआ करती थी और बहुत से लोग तो पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य हुआ करते थे। इसलिए चौधरी साहब जब दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इन भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को कृषि भूमि दिलाने के लिए बड़े बड़े जमींदारों से सीलिंग के माध्यम से जमीन का अधिग्रहण करके केवल 6 महीने के अंदर, जी हाँ, केवल 6 महीने के अंदर लगभग 6.25 लाख एकड़ भूमि को सीटदारी पट्टों के रूप में और लगभग 31,000 एकड़ भूमि को आसामी पट्टों के रूप में गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लोगों में बांट दिया और 6.5 एकड़ से घटाकर 3.5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों का लगान माफ कर दिया था ताकि देश के किसान जो जमींदारों के यहाँ कोहलू के बैल की तरह काम किया करते थे उनको भी जमीन का मालिकाना हक मिल सके, वे भी अपने बच्चों को पाल पोस सकें, वे भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें और वे भी देश की दुनिया की तरक्की में भागीदार बन सके। दोस्तों, चौधरी साहब जब केंद्र की राजनीति में आए तब श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तब भारत में गृह मंत्री बनने पर सिविल सर्विसेज में हिंदी माध्यम से परीक्षा देने का प्रावधान पहली बार चौधरी साहब ने ही कराया था। इससे पहले हिंदी माध्यम के विद्यार्थी सिविल सर्विसेज जैसी भारत की सर्वोच्च परीक्षा में शामिल तक न हो पाते थे। दोस्तों, जब चौधरी साहब भारत के उप प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ही श्री मोरारजी देसाई पर दबाव डालकर उस मंडल आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी
जिसकी बदौलत बाद में 1990 के दशक में जाकर अनेक पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सका, जो आज तक मिलता आ रहा है। साल 1979 में जब चौधरी साहब भारत के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे, तो उन्होंने ही उस शिवरमन कमेटी का गठन किया था, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर बाद में 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जो आज तक भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। उन्होंने उर्वरकों के दामों में कमी की ताकि देश का किसान अपनी भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। उन्होंने डीजल के दामों में कमी की और कृषि यंत्रों पर उत्पादन शुल्क घटाया ताकि देश का किसान भी अपने खेतों में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर सके। और उन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वे सारे काम किए जिनसे गरीब, शोषित, वंचित, दलित और पिछड़ों की आमदनी के नए रास्ते खुल सके। दोस्तों, चौधरी साहब ने न केवल सड़क से लेकर संसद तक किसानों की लड़ाई लड़ी, बल्कि वे अनेक पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में लेख भी लिखा करते थे। सन 1982 में भारत का बिगड़ता स्वरूप नामक उन्होंने एक लेख लिखा था, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने वर्णन किया था कि भारत की तरक्की और समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। उन्होंने लिखा था कि हमें किसानों के साथ साथ खेतों पर काम करने वाले मजदूरों, गरीबों, शोषितों, वंचितों और दलितों को भी प्राथमिकता देकर कृषि को केंद्र बनाकर लघु एवं कुटीर उद्योगों की ओर वापस लौटना होगा। इस प्रकार उन्होंने सारी जिंदगी समाज के निचले तबके के लोगों के लिए काम किया, उनके पक्ष में नीतियां बनाई। दोस्तों, 1950 के दशक में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं करता था, उस समय चौधरी साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोवियत संघ आधारित सहकारी खेती की नीतियों और मॉडलों की खुले मंच से अपने राजनीतिक जीवन की चिंता किए बिना कड़े शब्दों में आलोचना किया करते थे, जिसकी वजह से कई बार उन्हें राजनीतिक द्वेष का सामना भी करना पड़ा और व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक उपेक्षा झेलनी पड़ी। हमें उनका त्याग, बलिदान और योगदान भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज हमने बहुत तरक्की कर ली है, परंतु किसानों का जो स्वरूप आज की पीढ़ी के सामने है, यह हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। एक जमाना वो भी हुआ करता था जब किसान रात को अपने घरों के बाहर पहरा दिया करते थे, और वे पहरा इस बात के लिए दिया करते थे कि कहीं कोई उनके घर के सामने गन्ने से भरी हुई बुग्गी न डालकर चला जाए। आज की पीढ़ी के लिए ये बात आश्चर्यजनक लगती होगी, परंतु उस समय पर गन्ने का भाव गन्ने की पत्तियों के भाव से भी कम हुआ करता था, और लोग गन्ने से छुटकारा पाने के लिए अपने खेतों को अगली फसल के लिए खाली करने के लिए
रात में दूसरों के घरों के सामने गन्ने की बुग्गे डालकर भाग जाया करते थे। दोस्तों, हमारे समाज के बुजुर्ग पुरानी बातों को याद करते हुए बताते हैं कि जो लोग आज न्यार घास भी लग्जरी गाड़ियों में लाने लगे हैं, उनकी बारात भी कभी बैलगाड़ियों में जाया करती थी। जिनके पास आज रहने के लिए बड़ी बड़ी कोठियां हैं, कभी उनके पास खाने के लिए बाजरे की रोटियां भी ना हुआ करती थी। जिनके घरों में आज कई कई गाड़ियां हैं, उनकी खोर पर कभी बैलों की जोड़ियां भी ना हुआ करती थी। और हरट के पीछे चलते चलते उनकी एड़ियां घिस जाया करती थी। तब से लेकर आज तक हमने बहुत तरक्की कर ली है, परंतु हमें ये सोचना पड़ेगा और सोचना ही चाहिए कि ये तरक्की आखिर हुई कैसे। आपको लगता होगा कि हमने मेहनत की, परिश्रम किया और उससे ये तरक्की हुई, परंतु हमें ये देखना चाहिए कि इस तरक्की के पीछे हमारी मेहनत के साथ साथ और भी कई पीढ़ियों की मेहनत, त्याग और बलिदान है। इस सारी उन्नति, प्रगति और वैभव का ये जो वृक्ष आज हमारे सामने है, इसके बीज कवि चौधरी साहब ही बोकर गए थे। हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनके योगदान से अपनी भावी पीढ़ियों को परिचित कराना चाहिए। इस देश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने चौधरी साहब की छवि बहुत धूमिल की है। इसलिए अब हमें किसानों को यह बीड़ा उठाना होगा कि चौधरी साहब की सार्वभौमिकता को देश के सामने रखें। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चौधरी साहब को बस एक जाति विशेष का नेता कहा जाता है, समझा जाता है और ऐसा ही प्रचारित भी किया जाता है। वे केवल किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं थे, वे सभी किसानों के नेता थे। किसान हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म के लोगों में होते हैं। वे नेता थे गरीब के, मजदूर के, शोषित के, वंचित के, पीड़ित के और पिछड़ों के। परंतु उनके कुछ राजनीतिक विरोधी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्हें बस एक जाति विशेष तक सीमित कर देना चाहते थे। इसी कारण वे उन्हें एक खास जाति का नेता कहकर संबोधित किया करते थे और उस समय उस जाति विशेष के लोग इस राजनीतिक चाल को समझ नहीं पाए, क्योंकि उस जमाने में चौधरी साहब का राजनीतिक रुतबा हुआ करता था और इसी आकर्षण में उनकी जाति के लोग भी इस बात को सुनकर बड़े खुश हो जाया करते थे कि ये हमारी जाति के नेता हैं। परंतु चौधरी साहब इस राजनीतिक षड्यंत्र को भली भांति समझते थे और अक्सर अपनी जनसभाओं में खुले मंच पर जनता को इसके प्रति आगाह किया करते थे। परंतु इस मुद्दे पर जितनी ज्यादा वे सफाई देते गए, उनके ऊपर जाति विशेष का ठप्पा उतना ही ज्यादा लगता गया। उनका क्षेत्र संकुचित कर दिया गया और उनके समर्थक भी अनजाने में इस संकुचन को और अधिक ही बढ़ाते गए। परंतु
वास्तव में चौधरी साहब का दायरा बहुत बड़ा था। वे एक उत्कृष्ट श्रेणी के वकील भी थे, अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने नैतिकता, शिष्टाचार, अर्थशास्त्र और भारत की अर्थव्यवस्था की समस्याओं, उनके कारणों और निवारणों जैसे बहुत से गंभीर विषयों पर 10 से भी ज्यादा किताबें अंग्रेजी में लिखी। उनके जीवन के ऊपर भी विभिन्न विद्वानों ने, विदेशी लेखकों ने 8-10 पुस्तकें लिखी हैं। वे उत्तर प्रदेश में राजस्व मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे और गृह मंत्री भी रहे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे और उप प्रधानमंत्री के बाद फिर देश के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। परंतु वे कभी केवल किसी एक जाति विशेष का नहीं, बल्कि समाज के सारे निचले तबके का प्रतिनिधित्व करते रहे। दोस्तों, जब चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, तो इसका यह मतलब नहीं था कि वे केवल किसानों का विकास चाहते थे। वे बहुत व्यापक दृष्टि रखते थे, क्योंकि खेतों और खलिहानों की तरक्की से किसानों के साथ साथ वहां काम करने वाले सभी प्रकार के मजदूरों का भला होता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, बड़े उद्योगों को उपभोक्ता मिलते हैं और उत्पादन तथा उपभोग की पूरी चेन चालू हो जाती है, जिससे देश के हर नागरिक को फायदा मिलता है। दोस्तों, अब एक और दृष्टांत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आप उनके राजनीतिक जीवन के आदर्शों के साथ साथ उनके सामाजिक मूल्यों की ऊंचाई का भी अंदाजा लगा सकते हैं। महाभारत काल के दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिन्होंने अपने सभी पुत्रों को अयोग्य पाकर भारद्वाज पुत्र भीमन्यु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, उस महाराज भरत के बाद इस पूरी दुनिया के इतिहास में आज तक चौधरी साहब के अतिरिक्त कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने अपने स्वयं के पुत्र को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने से मना करने का साहस किया हो। परंतु आप चौधरी साहब की शख्सियत का अंदाजा लगाइए कि उनके जाने के बाद उनके बेटे को लोगों ने उन्हें पूरी जिंदगी सत्ता की गद्दी पर बैठाए रखा। यह चौधरी साहब के प्रति लोगों का प्यार था, चौधरी साहब के प्रति लोगों का समर्पण था, चौधरी साहब के प्रति लोगों की श्रद्धांजलि थी, क्योंकि चौधरी साहब वास्तव में व्यक्ति राजनीतिक नहीं थे, वे सामाजिक व्यक्ति थे। समाज सेवा उनका मूल उद्देश्य था और राजनीति बस उनका एक साधन थी। वे राजनेता कम, समाज सेवी ज्यादा थे। उनका जीवन राजनीति के लोगों के लिए तो हमेशा पथ प्रदर्शक बना ही रहेगा, साथ ही साथ राजनीति से बाहर के लोगों को भी उनका जीवन सामाजिक सरोकारों को सिखाता रहेगा। चौधरी साहब अमर हैं और किसानों के दिलों में सदैव जिंदा रहेंगे। उनका जीवन भारत की भावी पीढ़ियों का एक आदर्श रूप में सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। और इसलिए मैं मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस और मेरे गांव के मेरे साथियों
आपसे कहना चाहता हूँ कि समाज सेवा करने का राजनीति ही एकमात्र रास्ता नहीं है। बिना राजनीति किए भी हम अपना योगदान समाज को दे सकते हैं। दोस्तों, हमारे गांव की जो नई पीढ़ी अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश कर रही है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम चौधरी साहब जैसे ऊंचे जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारें। हम गांव के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना शुरू करें। हम यह न सोचें कि गांव ने, समाज ने, देश ने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि हम यह सोचें कि हमने गांव के लिए, समाज के लिए और देश के लिए क्या किया है। दोस्तों, जब कभी हमें फुर्सत मिले तो हम एक बार अपने शमशान घाट पर जरूर घूम आए। वहां बड़े बड़े लोग राख हुए पड़े हैं। इससे पहले कि हम भी एक दिन यूं ही वहां राख बनकर रह जाएं, आओ हम सब अपना योगदान गांव को, समाज को, देश को दें। दोस्तों, हमारे गांव में हम सबका दोस्त, हमारा बड़ा भाई पंकज धनखड़ और साथ में अंशुल धनखड़ बहुत जल्दी ही गांव की नई पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं। आओ हम सब उसमें सहयोग करें। ये उनका काम नहीं है, ये गांव का काम है, हमारा काम है, आपका काम है, सबका काम है। हम जहां से, जिस रूप में, जितनी मात्रा में, जिस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, देते चले और जीवन पथ पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने सामाजिक ऋण को उतारते चले। क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें सब देश के प्रति प्यार नहीं। और अब मैं पंकज से भी कहना चाहता हूं कि जब इरादा बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। और अब अंत में मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हर बुराई से बच कर रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और अब आखिर में मैं अपने गांव हैजपुर निनाना के सभी ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब हमारी जिस जाति में पैदा हुए थे, उसका खून बहुत गर्म है। हम हर काम को अपने बाजुओं की ताकत से करा लेना चाहते हैं। इसलिए चौधरी साहब कहा करते थे कि इस अनाड़ीपन को, इस जिद्दीपन को छोड़ो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, क्योंकि कलम की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और इसलिए मैं भी आज आपसे कहता हूँ
हम सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गांव के बच्चे खूब पढ़े लिखें, कामयाब बने। आप सब तरक्की करें, आपका परिवार तरक्की करे। भगवान आपको सुख, शांति और समृद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सोचते रहिए कि जिस मिट्टी में गिर पड़कर चलना सीखा, जहाँ का अनाज खाकर और पानी पीकर बड़े हुए, जहाँ की हवा में सांस ली, जहाँ की गलियों में बचपन बीता, जहाँ के मास्टर जी से तख्ती पर लिखना सीखा, उस धरती का सामाजिक ऋण आप कब, कहाँ और किस प्रकार उतार सकते हैं, ये सोचते रहिए। जय हिंद।